स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वेव विद यशपाल सिंह में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नया चैप्टर है, आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम नया है। कभी इससे पहले आपने कभी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं सुना है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर आप इसके नाम को देख रहे हैं, जैसे तो आपको दिख रहा है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर एक तो हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो इस चैप्टर में जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, इस सेमीकंडक्टर को ही पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ करके हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करके कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, किस प्रकार हम उनका उपभोग कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे कुछ जो डिवाइस होते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इनका यूज एक जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी, जो आपके कंप्यूटर में लगती है, या जो भी आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगता है। आजकल जो नई जनरेशन अभी चल रही है, नई जनरेशन के जो कंप्यूटर लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनमें बहुत ही शानदार छोटे साइज़ के इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसीज लगी होती है। वो आईसीज किससे बनती है? तो वो आईसीज डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इनसे मिलकर बनी होती है। तो फिर ये डायोड्स और ट्रांजिस्टर होते क्या हैं, और पुराने ज़माने में हम क्या यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अ डिवाइस या एनी डिवाइस which is based on the controlled flow of electrons through it, is called electronic device, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यदि हम डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसकी जो वर्किंग है वो बेस्ड है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे वो एक कंट्रोल्ड मैनर में फ्लो हो रहे हैं, और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा उसके अंदर क्या लगा रखा आपने कि उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो आपने कंट्रोल कर रखा है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे आपको बताऊं पीएन जंक्शन डायोड, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे एक पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूँ क्या है ये। एक पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर हम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस से ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक सेमीकंडक्टर लेंगे, एक तो लेंगे पी टाइप का और एक लेंगे एन टाइप। तो इस पी टाइप और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर से हमने ये जो पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, इस पीएन जंक्शन डायोड की एक खूबी है कि यदि मैं इसको बैटरी से पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को यदि माइनस से कनेक्ट कर दूं यहाँ पर, तो इस समय आपके इस पूरे सर्किट में, इस पीएन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होगी। क्या होगा? करंट फ्लो होगी। लेकिन यदि मैं इसको जस्ट अपोजिट कर दूं, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को माइनस से जोड़ दूं और एन टाइप को किससे जोड़ दूं? प्लस से, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। यानी क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। कहाँ से कहाँ, किस साइड से किस साइड की तरफ। तो इसके लिए तो पूरा समझना पड़ेगा कि पी टाइप में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, एन टाइप में कौन चार्ज कैरियर्स है। चार्ज कैरियर्स का मेरा मतलब है कि कौन करंट को फ्लो करवा रहा है, चार्ज को, मतलब इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर होंगे, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और एक होल्स, नई चीज़ आएगी, काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं इसमें, हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन इस पीएन जंक्शन डायोड में देखो, हम एक बार तो करंट फ्लो करवा सकते हैं और एक बार करंट को रोक भी सकते हैं। यानी हमने एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से एक ऐसी छोटी सी डिवाइस बनाई जिसमें यदि हम फॉरवर्ड बाइस में लगा दें, यानी फॉरवर्ड बाइस का मतलब पी को पॉजिटिव से जोड़ दूं और एन को नेगेटिव, तब तो करंट फ्लो हो रही है, और यदि उल्टा कर दूं तो करंट फ्लो नहीं हो रही। तो हमने कुछ कंट्रोल्ड, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कुछ कंट्रोल्ड मैनर, कुछ ऐसी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर से बनी हुई हमने बनाई जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कैसे ही काम ट्रांजिस्टर में भी होता है, ऐसा कैसे काम जो आईसी है जिसमें ये ट्रांजिस्टर और ये पीएन जंक्शन डायोड लगे रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देखें तो जितने भी गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं,
जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, नोटपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये सब के सब किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड मैनर में फ्लो कर रहे हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाते हैं। देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगी? तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें इन विच या विच डील्स विद द सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कंट्रोल्ड फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ये क्या करती है, उनके बारे में स्टडी करते हैं यदि हम, तो वो ब्रांच आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक diodes, like transistors, etc. Logic gates, ICs, etc. are called, are known as, is known as इलेक्ट्रॉनिक। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वर्ड है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इससे ही हम समझ जाए कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट तरीके से बिहेवियर देखने वाले कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मटेरियल में किस तरीके से फ्लो करता है, वो मटेरियल कैसा है, वो कंडक्टिंग मटेरियल है, वो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, या वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो भी हमें पता होना चाहिए, उसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो किसी भी मटेरियल, और पर्टिकुलर मटेरियल हमने यहाँ पे क्या लिया है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, उनका फ्लो कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हम यहाँ डिस्कस करेंगे डायोड्स को, डिफरेंट डायोड्स हम पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इसका भी इंट्रोडक्शन लेंगे हम। लॉजिक गेट्स भी आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च चल रही है सेमीकंडक्टर में वो है मोलिकुलर सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यानी ये जो सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में आप इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करा रहे हैं कंट्रोल्ड, इसमें जो मटेरियल आप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप मॉलिक्यूल्स और एटम्स की सहायता से या इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से क्या कराएं, वो सारे काम करवा सके। यानी जो आपने इक्विपमेंट मोबाइल फ़ोन, ये छोटे छोटे और स्लिम टू स्लिम आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, ये और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कैसे हो जाएं, या इसको बिल्कुल जस्ट गायब ही कर दें और एक ऐसा सिम बनाएं कि आपके बॉडी में प्लांट कर दिया, आपने जस्ट पुश किया और यहाँ पर एक मोबाइल स्क्रीन खिल गई और उस स्क्रीन पे आप जो भी टच करना चाह रहे हैं। इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी जल्दी ही, हम मूवीज़ में देख ही रहे हैं, आ ही रही है, तो आ जाएगी। तो इस तरह की अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, रिसर्च चल रही है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ में आ गया होगा। एनी डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, आईसीज एटसेट्रा इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ अब 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। तो देखो मैं आपके सामने सारे ले आता हूँ। पहली बात तो देखो मैटर कितने प्रकार का होता है, थोड़ा क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मैटर की बात करें तो मैटर 3 प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। बेसिकली हम मैटर 3 प्रकार का ही जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन ये 5 प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 4th टाइप है इसका प्लाज्मा। 4th टाइप क्या है इसका, प्लाज्मा। और 5th टाइप जो है आपका वो इधर आएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अभी ये 9th और 10th क्लास की बुक्स में इनका हल्का हल्का इंट्रोडक्शन आने लग गया है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कौन सी स्टेट होती है मैटर की, तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपके सिलेबस में नहीं आया है, बट एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है क्या चीज़। तो स्टार्ट करें हम मैटर को। तो मैटर में हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स क्या है, एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। साथ ही इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर होगा, बना होगा, तो वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होता है, मतलब क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम होता है। तो मैं एक जैसे बर्तन में यहाँ पर ले लूँ कुछ पार्टिकल्स को और मैं बोल दूँ कि सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड बहुत पास होंगे पार्टिकल,
तो इनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। और ये जब इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब ये है ना कि इनके बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर के हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं और साथ ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में लग रहे हैं, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है, आपकी सॉलिड कहलाती है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, सॉलिड जो बॉडी है आपकी, सॉलिड जो मटेरियल है, इसको आप जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, क्या होता है, ये जो पार्टिकल जो बहुत बहुत पास थे, ये पार्टिकल धीरे धीरे थोड़े थोड़े से दूर होने लगते हैं, यानी इनके बीच की जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन था वो धीरे धीरे से क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लग जाता है, नहीं ये थोड़े थोड़े से यूँ आ जाता है इस तरीके से। तो हम कहते हैं कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, जिससे इनके बीच में सेपरेशन आ गया। और अब इसका वॉल्यूम क्या रहा है, फिक्स नहीं रहा है। आप जिस बर्तन में इसको डालेंगे उसी बर्तन का वॉल्यूम या उसी बर्तन का शेप ये ले लेते हैं। जैसे आप गिलास में डालेंगे तो गिलास का शेप ले लेंगे, जग में डालेंगे तो जग में। तो ऐसे होते हैं लिक्विड जिनको हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम फिक्स नहीं है, पार्टिकल्स पास पास नहीं है, सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर है। इंटरमोलिकुलर या इंटर जो एटॉमिक फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, अट्रैक्टिव तो हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, अब किसकी तुलना में क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसको हम कहते हैं लिक्विड। अब लिक्विड से और टेम्परेचर बढ़ाओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं अब वो किस कंडीशन में आ जाता है, गैस कंडीशन में। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे आइस। आइस किसका एग्जांपल है, सॉलिड का, लेकिन आइस से वाटर बनता है गर्म करने के बाद। तो वाटर किसका एग्जांपल है, लिक्विड का। वाटर से आगे जाके क्या बनती है, वेपर या गैस। तो गैस यानी गैस ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपने टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ाया कि ये जो आपका वाटर था ये बॉईल करने लग गया, आपका जो लिक्विड था वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, और बॉईल करने के बाद अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। बॉइलिंग से जस्ट पहले जो हल्की हल्की सी भाप टाइप से निकलती है वो वेपर कहलाती है, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद में वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर स्टेट से गैस स्टेट में, यानी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसकी बात करें तो इसमें तो बहुत दूर दूर होंगे, यानी इसमें पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाते हैं। इनके बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, अब ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये बहुत ही वीक हो जाता है। तो ऐसा मटेरियल आपका क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। तो फिर ये प्लाज्मा क्या चीज़ है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब आप टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लगभग कितना बढ़ा दिया, 10⁻⁷ केल्विन आपने बढ़ा दिया, 10⁻⁷ केल्विन। ये टेम्परेचर सन की कोर में होता है। सन जो कोर होती है, सन कोर, उसके अंदर इतना टेम्परेचर होता है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर तो हो ही गए, साथ में पूरा का पूरा जो एटम है, वो एटम के अंदर क्या है, एक तो न्यूक्लियस है और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से अलग हो जाते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत अत्यधिक मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे होते हैं, उसके बावजूद आपने इतना टेम्परेचर उसको दे दिया कि वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से क्या हो जाता है, वहाँ पे टूट जाता है। मैं कहने का मतलब ये है, जैसे आपने किसी से ऐसा हाथ पकड़ रखा है, अब वो आपसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जितनी ताकत लगा रहा है उतनी ताकत आपने भी लगा रही, तो क्या वो आपसे छूटेगा, नहीं छुड़ा पाएगा वो। लेकिन उसने इतनी ज़्यादा ताकत लगा दी कि अब आपके हाथ से क्या हो गया, निकल गया वो। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को बांध रखा है इसने, न्यूक्लियस ने, अट्रैक्टिव फोर्स से। बट आपने टेम्परेचर भी तो कितना दे दिया इसको, बहुत ज़्यादा। आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा टेम्परेचर दिया कि इन्होंने इस टेम्परेचर से अपनी हीट एनर्जी, भाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से इन्होंने क्या ले लिया, अपनी काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया इन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी से, और ये काइनेटिक एनर्जी लेके यहाँ से क्या करके एस्केप करके बाहर निकल गए। तो आपका न्यूक्लियस तो आ गया यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन हो गया अलग अलग। तो ये कंडीशन जिसमें एटम ही टूट जाता है किस किस में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स में, वो कहलाती है प्लाज्मा स्टेट या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो प्लाज्मा बहुत क्लियर है आपके सामने कि प्लाज्मा क्या चीज़ होती है। तो ये सन के अंदर जो जितना भी मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर चीज़ किस कंडीशन में होगी, वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट में होती है, यानी वहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर ये पांचवी क्या चीज़ है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा के सन तक ले गए, तो वापस घटाते जाओ। तो हम कहते हैं कि घटाते हम यदि यहाँ पर माइनस डिग्री सेल्सियस में, अब देखो -273 डिग्री सेल्सियस यदि मैं यहाँ लेता हूँ, तो इसका मतलब हो गया 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 11th क्लास में पढ़ के आए हम कि 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इस टेम्परेचर पे कोई भी जो पार्टिकल है या कोई भी एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना, जो वाइब्रेशन वो कर रहा है अपने मेन पोजीशन पे, वो बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी, इस टेम्परेचर पे उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है
जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम जानते हैं 11th पढ़ा हमने, वो 0 हो जाती है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 0 होने के कारण अब वो मूव तो कर ही नहीं पा रहा। अब मूव नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या है कि सब फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज। मतलब इस टेम्परेचर पे हम कोई आदमी या कोई चीज़ जिंदा रह पाएगी, उस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इतना टेम्परेचर तो प्राप्त करना भी पॉसिबल नहीं है अभी तक। माइनस में बहुत, हालांकि काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच रहे हैं कि माइनस में भी टेम्परेचर प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। जूल थॉमसन मेथड है, उससे काफ़ी हद तक माइनस, शायद -100 डिग्री सेल्सियस तक जा चुके हैं वो। तो ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है। लेकिन बात करें कि अपन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को, तो इतना तो नहीं, लेकिन इससे जस्ट पहले की बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ 200 डिग्री सेल्सियस माइनस में, तो ऐसे टेम्परेचर पे जो आपका मटेरियल है वो ना तो सॉलिड स्टेट में रहता है, लिक्विड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखो सॉलिड ऑलरेडी, जैसे बर्फ की बात कर लो, बर्फ आपके जम के 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है वाटर। अब इससे आप नेगेटिव में जाओ, -4 डिग्री सेल्सियस पे आइस ही रहेगा, और नीचे जाओ और आइस रहेगा। लेकिन आप जाते जाते -200 डिग्री सेल्सियस इतने पीछे चले गए, तो अब इसकी जो कंडीशन बनेगी, तो वो एक जेली नुमा, जेली टाइप की एक सिचुएशन बन जाती है उस मटेरियल की। उसको ही हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं, जो ना तो सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है, एक अलग ही टाइप की स्टेट बन जाती है मैटर की, जिसको हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। तो मैटर आपके सामने 5 प्रकार का देखा हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। हमें जो यहाँ पे पढ़ना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है वो अब अपन को किसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ओनली सॉलिड्स को। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता, सेमीकंडक्टर लिक्विड में भी हो सकते हैं, बट हमें सॉलिड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए समझना है कि ऐसे कौन कौन से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और उनको हम ये जो मदरबोर्ड, आईसीज ये बनाने में काम में ले रहे हैं। तो देखो, इसको मैं अब हटा देता हूँ, यहाँ पे मैटर आप समझ गए। तो अब मैं सॉलिड को यहाँ पे क्लासीफाई करना चाहूँगा। तो सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं, देखो तो 3 प्रकार से सॉलिड को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये सॉलिड है आपके सामने, इस सॉलिड के 3 भाग हैं, एक तो है कंडक्टर, और एक है सेमीकंडक्टर, और एक है इंसुलेटर। कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स हैं सॉलिड फॉर्म में मेटल्स ही होंगी। वैसे तो एसिड और बेस होते हैं या सॉल्ट जो होते हैं वो भी आपके कंडक्टर से होते हैं, बट वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ओनली सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड्स में हम बात करते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, या ह्यूमन बॉडी एक क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटल्स हैं, बहुत सारे लौह तत्व है हमारे अंदर, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है हमारे अंदर। तो मेटल्स हैं हमारे अंदर भी, इसलिए हम भी क्या है, कंडक्टिंग बॉडीज ही हैं। तो कंडक्टर की बात करें तो हम बेसिकली बात करेंगे मेटल्स की। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो देखो बहुत सारे हैं, इसके अभी पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कौन से प्योर है, कौन से इम्प्योर है, हमने इम्प्योर करके कैसे कैसे टाइप के बना सकते हैं, वो सारी बातें इसमें आएगी। फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे बात करें तो मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख देता हूँ। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके 2 प्योर सेमीकंडक्टर है जो नेचर में पाए जाते हैं। इंसुलेटर की बात करें तो बहुत सारी है, जैसे रबर, वुड, पेपर, ग्लास, पेपर, वैक्स, ग्लास, माइका, ये जो भी ये सारी चीज़ें क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैं, जो मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाए थे आपको। तो ये सारी चीज़ें, पेपर, वैक्स, ग्लास, माइका, ये आप जानते हैं कि इंसुलेटिंग भी होती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके इंसुलेटिंग के। अब इनको हम क्लासीफाई कैसे करें, या तो चलो मैंने एग्जांपल बता दिए, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आप लोग जानते भी हैं कंडक्टर के बारे में कि ऐसे मटेरियल जो, ऐसे सॉलिड मटेरियल जो करंट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो कंडक्टर कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल, इंसुलेटर की बात करें तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, साथ ही वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल क्या कहते होते हैं, इंसुलेटर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे मान लीजिए कि पानी वानी बारिश के दिनों में थोड़ी सी अर्थिंग आ रही है, तो आप जो स्विच ऑन करते हैं, आप अपनी उंगली से जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, चार्ज जो उस बोर्ड पे फैला हुआ था वो चार्ज, आपकी कंडक्टिंग बॉडीज है तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, चार्ज वहाँ से आपकी बॉडी में फ्लो करके सीधा ग्राउंड में जाएगा। तो आपको अपने अंदर से चार्ज जाता हुआ फील होगा, किस फॉर्म में, एक शॉक लगेगा आपको, झटका लग गया। झटका क्यों लगा, चार्ज आपकी बॉडी में क्या गया, फ्लो कर गया, और आपने उसको माध्यम दे दिया कहाँ जाने का, ग्राउंड में जाने के लिए। बट हम क्या करें कि रबड़ की चप्पल पहन के ऐसे लगा हुए हाथ, तो फिर क्या होता है कि यदि रबड़ की चप्पल बिल्कुल सूखी है तो आपके कुछ भी नहीं होता है।
आपको कोई करंट नहीं लगता। लेकिन आपने गीली चप्पल पहन ली तो फिर लग जाता है, क्योंकि गीली चप्पल क्या करेगी, उस चार्ज को आपकी बॉडी से फ्लो करवा देगी किसमें, ग्राउंड में। तो जब चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो हो गया, इसका मतलब आप क्या है, कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपके अंदर से करंट फ्लो होगी। भाई चार्ज फ्लो होना ही तो करंट है। इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके बॉडी में से जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट फ्लो होती है, और आपको ऐसा लगता है कि शॉक लगा हमें। तो लेकिन हम इंसुलेटर की वहां पे यूज करें, जैसे रबड़, सूखी रबड़ ले लो, या आप एक लकड़ी से उसको, एक सूखी लकड़ी से आप उस स्विच को दबाइए तो आपके कोई करंट नहीं आएगा। तो क्योंकि लकड़ी में से करंट फ्लो नहीं कर सकता, उस लकड़ी में से करंट कभी फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैसी मटेरियल है, इंसुलेटिंग। तो हम बेसिकली समझ सकते हैं ना कंडक्टर इंसुलेटर में अंतर क्या है। कंडक्टर वो मटेरियल जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, इंसुलेटर वो मटेरियल जिसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। उसमें क्यों हो सकती है, क्योंकि उसमें फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसमें सारे के सारे टाइटली बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहलाता है, इंसुलेटर। तो फिर ये क्या चीज है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो कंडक्टर की तरह बिहेव भी कर सकता है, और सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव भी कर सकता है और इंसुलेटर की तरह बिहेव भी कर सकता है। तो कब करेगा कंडक्टर की तरह बिहेव, यदि आपका मटेरियल, जैसे कोई भी आपका फोन या गैजेट जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो रूम टेम्परेचर पे है या एक सफिशिएंट टेम्परेचर वहां पर है, तो उस समय तो वो एज ए कंडक्टर ही बिहेव करता है। लेकिन हम बहुत ही लो टेम्परेचर की बात करें, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाए, माइनस में, तो माइनस जो टेम्परेचर होता है उस समय आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। यानी सेमीकंडक्टर की डिपेंडेंसी हम टेम्परेचर पर चेक कर सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर के लगभग आसपास का जो 20 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस तक की भी हम बात करें तो बहुत बढ़िया कंडक्टर की तरह ये बिहेव करेगा। और बाकी आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर चल जाएंगे तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर यहाँ पे क्या चीज़ है, इन दोनों के बीच की चीज़ है, जो कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है और इंसुलेटर की तरह बिहेव भी कर सकता है। तो फिर हमने जो ये मोबाइल फोन और ये सारी चीज़ों में जो गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए, वो हमने सेमीकंडक्टर के ही क्यों बनाए। हमारे दिमाग में आता होगा ना यार, कंडक्टर बहुत बढ़िया करंट फ्लो करता है, तो कंडक्टर के ही बना लेते हैं। आपको सेमीकंडक्टर बनाने की, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को या सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही थी, तो इसके बारे में हम सोचते हैं तो हमारे को आंसर मिलता है कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए उसमें वैक्यूम डायोड्स का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, वैक्यूम डायोड्स। और वैक्यूम डायोड्स ये आपके कंडक्टर के बने हुए थे। किसके बना हुआ था, कंडक्टर। कंडक्टर के कैसे बने हुए थे, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक होता था कैथोड और एक होता था एनोड, और दोनों के दोनों ये आपके मेटल के इलेक्ट्रोड होते थे और ये बड़ी बड़ी साइज में होते थे। और वैक्यूम ट्यूब खुद एक कमरे के साइज का हुआ करता था। तो एक तो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, साथ ही मेटल यूज आ रही है, मेटल महंगी पड़ती है तो कॉस्टली भी हुआ करते थे। साथ ही यहाँ से जब आप कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एनोड में भेजते हैं, कैथोड नेगेटिव होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उत्पन्न करके इधर एनोड पे जब भेजा जाता तो इसमें काफ़ी सारी एनर्जी खर्च हो जाती थी, जिसमें एनर्जी लॉस होता था, तो काफ़ी सारा नुकसान उस समय हो रहा था। और फिर जगह, सबसे बड़ी बात थी कि जगह बहुत ज़्यादा घेरता था। तो इस कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स की जगह हमने क्या यूज किया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करने लगे। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करने लगे, जो आपका कंप्यूटर कमरे के साइज का हुआ करता था वो बहुत छोटे छोटे होने लगा। अब आप मोबाइल देखते हैं आपके हाथ में, ये बहुत ही छोटे आकार के हो गए। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है कि हमने कंडक्टर्स को यूज करना छोड़ दिया, तो हमारे पैसा भी बचने लगा, सस्ता भी काम होने लग गया और बढ़िया फास्ट काम होने लग गया। साथ ही जगह भी काफ़ी मतलब आपके कम हो गई। तो इस कारण से हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को प्राथमिकता दी, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल भी क्या कर सकता है, एज ए कंडक्टर बिहेव कर सकता है। और साथ ही यदि हमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना है, उन्हें रोकना है, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव भी कर सकता है। तो इस कुछ क्वालिटीज़ के कारण हमने यहाँ पे सेमीकंडक्टर को चुना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो, अब ये जो टॉपिक है अभी तक जो पढ़ा हमने वो तो बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए था। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर आप देखें तो सबसे पहले बात करें हम तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल है वो दो ही है, एक तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो पहले सिलिकॉन आता है और उसके बाद कौन आता है, जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सिलिकॉन का होता है अपने
14th नंबर और जर्मेनियम का होता है 32 नंबर। तो इस तरीके से आप 14 ये इनकी जो वैलेंसी है +4 होती है और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है +4। तो हम कह सकते हैं कि टेट्रावेलेंट, इनकी वैलेंसी कितनी है टेट्रा। तो टेट्रावेलेंट जो हमारे हैं यहाँ पर दो प्योर एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारे क्या कहलाएंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। दूसरी बात करें हम इनऑर्गेनिक, तो अब यहाँ पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करें यदि हम, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, और कंपाउंड में ये वापस दो प्रकार के हैं। ए मैं देता हूँ नाम इनऑर्गेनिक और दूसरा मैं नाम देता हूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर। क्या कह देता हूँ मैं ऑर्गेनिक पॉलीमर। ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं इन्हीं पे ही वो जो फ्यूचरिस्टिक मैंने नाम बताया था आपको कि मॉलिक्यूलर जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उसका पूरा सिद्धांत इसी पे बेस्ड है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी। तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सेमीकंडक्टर्स, तो इनको हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो आप देखिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में जो इनऑर्गेनिक है उसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है कैडमियम सल्फाइड CDS, और अगला जो है CDSC यानी कैडमियम सेलेनाइड। इसके अलावा एक होता है इंडियम फॉस्फाइड, इसके अलावा एक गैलियम आर्सेनाइड एटसेट्रा। तो ये बड़े ही अजीब से नाम है। आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक जो सेमीकंडक्टर है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसमें पहला है कैडमियम, CD मतलब कैडमियम और ये S मतलब सल्फर है, तो इसको आपको बोलना है कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम ये सेलेनियम है जिसको आपको क्या बोलना है सेलेनाइड। ये फॉस्फोरस है जिसको आपको क्या बोलना है फॉस्फोइड। तो इंडियम फॉस्फोइड, कैडमियम सेलेनोइड, इंडियम फॉस्फोइड, गैलियम और ये आर्सेनिक है AS, आर्सेनिक को क्या बोलना है गैलियम आर्सेनाइड। तो आप चाहे तो इनका नाम भी लिख सकते हैं कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड एटसेट्रा। अब हम बात करें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की, तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पहला आता है पॉलीपाइरोल। तो आपके CBSE में और RBSE में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप बताइए नाम इनके। तो पॉलीपाइरोल भी पूछा हुआ है, पॉलीपाइरोल, इसके अलावा पॉलीएनिलीन, क्योंकि ये पॉलीमर्स में बेस्ड है इसलिए इनके हर नाम के आगे क्या लग रहा है पॉली लगता है। तो पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफिन। तो ये कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं जिसमें एलिमेंटल सेमीकंडक्टर तो सिलिकॉन जर्मेनियम है जिसका बहुतायत में यूज किया जा रहा है अभी, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स का काफ़ी बहुतायत में यूज किया जा रहा है। और अभी इस पर रिसर्च चल रही है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में, जिससे फ्यूचरिस्टिक सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स का निर्माण होगा। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मैंने बताया ये किसके आधार पर थे, ये थे इनकी मतलब उपलब्धता के आधार पे कि भाई एलिमेंटल कौन से हैं और कौन से आपने बना के रख रखे। तो इनऑर्गेनिक कौन सा है, ऑर्गेनिक कौन सा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इम्प्योरिटी और प्योरिटी के आधार पर सेमीकंडक्टर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो दो टाइप और हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के, जिनको हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, अब तो सब इंपॉर्टेंट ही है जितना भी पढ़ेंगे हम। तो देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से लिख रहा हूं तो मैं डायरेक्ट हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम यहाँ पे क्लासिफाई कर लेते हैं इनको। इंट्रिंसिक क्या होगा और एक्सट्रिंसिक क्या होगा इसको अब ध्यान से देखें। इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है इम्प्योर। नाम से पता चल रहा है कि वो प्योर है तो ये क्या होने वाला है इम्प्योर होने वाला है। अब देखिए बेटो इसमें ध्यान से समझे, इंट्रिंसिक मतलब क्या कहेंगे, नेचर में पाए जाने वाले जितने भी प्योर सेमीकंडक्टर है वो सब क्या कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं द प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स। और प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन है, एक तो जर्मेनियम है एंड सिलिकॉन ही है। और इनके अंदर प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी कितनी हो सकती है, मतलब इनके अंदर हम यदि नेचर में इसको निकालना जाए तो जर्मेनियम सिलिकॉन में मैं ले लूँ जैसे 10 की घात 10
सिलिकॉन के एटम ले लिए जैसे मैंने, उसके अंदर एक इम्प्योरिटी होगी, कितने 10 की घात 10, 10 की घात 10 का मतलब कितना हो गया, 10 की घात 7 होता है 1 करोड़, 10 की घात 8 10 करोड़, 10 की घात 9 1 अरब, और 10 की घात 10 10 अरब, यानी 10 अरब एटम्स में एक इम्प्योरिटी होगी। एक इम्प्योरिटी भी किसकी, कोई दूसरा एटम उसके साथ में आके क्या हो जाएगा, कोई बॉन्ड बना लेगा या जुड़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि भाई बहुत कम इम्प्योरिटी, 10 की घात 10 सिलिकॉन एटम में एक एटम कैसा इम्प्योर है, तो हम उसको प्योर ही मानेंगे। ऐसे को क्या करेंगे, हम प्योर ही लेंगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर एग्जांपल लिख दिए, जर्मेनियम सिलिकॉन फाउंड इन नेचर। यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, इम्प्योरिटी लेस देन, ये ऐसे लिखते हैं, इम्प्योरिटी 1 एटम इन 10⁻10 एटम ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर is called intrinsic और प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो आसान होगी डेफिनेशन तो, कि भाई प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं डायरेक्टली प्योर अवस्था में, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनमें इम्प्योरिटी भी बहुत कम होती है, 10⁻10 एटम में एक इम्प्योर एटम होता है, ऐसे इम्प्योर एटम हमारे, ऐसे प्योर एटम हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो फिर एक्सट्रिंसिक क्या, एक्सट्रिंसिक हम खुद बनाते हैं, उसके पीछे काफी सारे रीजन है, तो एक बार पहले इंट्रिंसिक को पढ़ लेते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक भी आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि द प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन फाउंड इन नेचर, इम्प्योरिटी 1 एटम इन 10⁻10 एटम ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसकी कुछ कमियां है बच्चों, ये प्योर है ना, तो जो प्योर चीज होती है, वैसे तो हम जानते हैं नेचर में कि जो प्योर चीज है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, जैसे प्योर घी मिलता ही नहीं है आजकल, मिलावट बहुत आ रही है। तो जो यहाँ पर प्योर है उसमें कुछ कमियां हैं, अच्छाइयाँ भी है, लेकिन कमियां ये है कि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर कौन, वो जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने वाला तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर किस में काम करता है, कंडक्टर्स में। हम बात करें कि कंडक्टर्स या मेटल्स, इनमें चार्ज कैरियर कौन होगा, तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कहलाते हैं, इसके चार्ज कैरियर कहलाते हैं, मेटल और सेमीकंडक्टर, ये सॉरी कंडक्टर के। लेकिन सेमीकंडक्टर में ओनली इलेक्ट्रॉन्स उसका चार्ज कैरियर नहीं है, इसके चार्ज कैरियर जो होंगे इंट्रिंसिक के, वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये होल्स क्या चीज है, इसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा एक मॉडल बना के, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि ये होल्स कैसे बन गया। ये होल्स है, HOLES। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दो तरह के यहाँ पर चार्ज कैरियर होते हैं, साथ ही इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और इन होल्स की संख्या इसमें बराबर होती है। तो दूसरा पॉइंट मैं दे दूं, और ये तीसरा इसको दे दूं कि Ni बराबर NH। तो Ni यहाँ पे क्या है, नंबर डेंसिटी, क्या है ये, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस मटेरियल में, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में, उस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगी किसके, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के, यानी जितने होल्स हैं उतने के उतने यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये नंबर डेंसिटी बराबर होने के कारण ही, जो फोर्थ पॉइंट है मेरा, कि इस प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, जिसको हम कहते हैं सिग्मा, और ये कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की, ये आप लोगों को थर्ड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, अभी नहीं पढ़ा आपने, कोई बात नहीं। कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, वेरी लो। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, इज वेरी लो। तो कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। तो कमियां ये है कि प्योर सेमीकंडक्टर होने के कारण इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन और होल, वो दोनों हैं, साथ ही दोनों की संख्या कैसी है, नंबर डेंसिटी कैसी है इनकी, इक्वल होने के कारण इनकी कंडक्टिविटी लो है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, तो इसलिए क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी लो है, तो इसका जो यूज है वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसको आप यूज करेंगे तो भी आपको कोई खास फायदा मिलेगा नहीं, लेकिन किसी तरीके से इसकी यदि कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाए तो फिर ये हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम इसलिए बनाते हैं ताकि इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है आपका, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सके या उसकी इंक्रीज कर सके। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्सट्रिंसिक क्या है, if we add some
impurity, if we add some impurity of fixed atoms in pure semiconductors, to increase the conductivity of it is called extrinsic और impure semiconductor। तो extrinsic क्या है आपको समझ में आ गया होगा, और impure यानी कुल मिला के प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक इम्प्योरिटी को ऐड कराना है। अब इम्प्योरिटी भी आपकी एक फिक्स इम्प्योरिटी होगी कि कौन सी इम्प्योरिटी हम लेंगे और उसी के आधार पे इस एक्सट्रिंसिक के वापस टाइप बनेंगे, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन फिलहाल अभी हमने क्या सीखा, इफ यू ऐड सम इम्प्योरिटी ऑफ फिक्स्ड एटम इन प्योर सेमीकंडक्टर एज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो ये क्या कहलाएगा आपका इम्प्योर सेमी या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाएगा। तो अब ये ऐसा कैसे करते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी। और ये इम्प्योरिटी ऐड करने से होगा क्या, इम्प्योरिटी ऐड करने से होगा क्या कि चार्ज कैरियर तो देखो दोनों ही है, इलेक्ट्रॉन्स भी और होल दोनों ही होते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो होल्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन इम्प्योरिटी ऐड करने से अब ये जो नंबर डेंसिटी दोनों की बराबर आ रही थी ना, ये बदल जाएगी। अब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल दोनों में इक्वल नहीं रहेगी, और नहीं रहने के कारण इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे हमारा जो यूज है, जिससे हम जो पीएन जंक्शन डायोड और ये ट्रांजिस्टर बनाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल हो पाएगा। तो फिर कौन सी इम्प्योरिटी हम ऐड करें, यहाँ पर देखें तो इस एक्सट्रिंसिक में हम ले सकते हैं कि चूंकि हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो है टेट्रावेलेंट। वो कैसा है, प्योर सेमीकंडक्टर हमारा कैसा है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब हो गया इसकी जो वैलेंसी है, उसका जो बाइथम कोश है या जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, चार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलिकॉन की बात करूँ तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। इसका मैं कन्फिग्रेशन खोलूँ तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए, 2 8 10। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आएगा 3s2 3p2। तो यहाँ पर हमारे को क्या ध्यान पड़ रहा है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो +4 इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी, किसकी, प्योर सेमीकंडक्टर किसकी, सिलिकॉन की। अब मैंने क्या किया, इसमें एक ऐसी इम्प्योरिटी ऐड की कि जैसे मैं थर्ड ग्रुप का एक एलिमेंट लेता हूं, जैसे बोरोन या एल्यूमिनियम ले लो या बोरोन ले लो, बोरोन में छोटा ही लिखना पड़ेगा, बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 5 है। और ये किस ग्रुप का है, ये थर्ड ग्रुप का है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राईवेलेंट। तो मैंने एक ट्राईवेलेंट क्या लिया है, यहाँ पे एटम लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोरोन लिया है जो कि कैसा है, ट्राईवेलेंट है। ट्राईवेलेंट को किसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, टेट्रावेलेंस के साथ। तो देखो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, 5 हो गए। तो बाहर आउटर ऑर्बिट में यहाँ कितने बचे, +3। अब 4 में आप 3 जोड़ो, कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं ना यहाँ पे। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है, जब 8 होता है। वही 8 अष्टक पूर्ण तो 8 में ही होता है ना, लेकिन 7 है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि हम इनका एक कोवेलेंट बॉन्ड का पूरा डायग्राम बनाए कि किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक बोरोन ले लिया और यहाँ मैंने 4 सिलिकॉन के, हालांकि ऐसे बहुत सारे हैं बट मैंने 4 सिलिकॉन के यहाँ ले लिए इस तरीके एटम, और सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के एटम में एक बोरोन। हालांकि हम जब इम्प्योरिटी ऐड करते तो 10⁶ प्योर एटम्स में एक इम्प्योर एटम डालते हैं। इम्प्योर का मतलब एक ट्राईवेलेंट, यानी आप 10⁶ 10 लाख, देखो 10⁻10 में एक डालोगे तो वो तो प्योर ही कहलाएगा, लेकिन 10⁶ यानी 10 लाख में आप एक एटम डाल देते हैं, इसका मतलब क्या है, वो इम्प्योर हो गया। 10⁻6 किसके होंगे, सिलिकॉन के, और एक किसका होगा, बोरोन का। यानी टेट्रावेलेंट जो एटम है आपके वो तो है 10⁻6, और एक इम्प्योर एटम आपने किसका लिया, बोरोन का। ऐसा करते ही वो कैसा कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक
और इम्प्योर एटम, इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाएगा, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कैसे होगा वो समझना चाह रहे हैं। अब यहाँ समझ लो कि 4 नहीं है, कितने 10 की घात 6 है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, और मैंने एक बोरोन यहाँ पर रखा है। बोरोन रखने से क्या होगा, ये इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इस कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरीके से दिखाओ। अब मेरे पास उधर कितने +4, और अब इस +4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है +4 वो मैं स्टार से बता रहा हूँ, और बोरोन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं किससे बता रहा हूँ, डॉट से। और ये मेरे पास कितने 4 और ये कितने 3। तो देखो एक सिलिकॉन का, एक बोरोन का, एक सिलिकॉन का, एक बोरोन का, एक सिलिकॉन का, एक बोरोन का, फिर एक सिलिकॉन का, इधर कुछ भी नहीं है क्योंकि बोरोन के पास तो 3 ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से एक यहाँ पर वैकेंसी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी यहाँ पे, वैकेंसी। अब ये वैकेंसी क्या है, ये तो नौकरी का काम चल रहा है क्या सर, तो नौकरी नहीं है ये, वैकेंसी का मतलब है खाली जगह उत्पन्न होगी। किसके कारण से, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से। आपने जब टेट्रावेलेंट एटम में, टेट्रावेलेंट सिलिकॉन्स में बोरोन की इंप्योरिटी ऐड की तो उससे हुआ क्या कि इसके 4 और इसके 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर टोटल 7 ही हुए, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हुई जिसको हमने नाम दिया होल। क्या नाम दिया इसको, होल। और इसको हमने माना, ये वास्तविकता में कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये बस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण एक एंटिटी उत्पन्न होगी जिसको हमने नया नाम दे दिया है होल। और इस होल को मान लिया कि जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो चार्ज है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। इसका मतलब हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो होल का कितना होगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी मैं बात कर रहा हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मैं लिखूंगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज होल की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस में होता है, आपने बोला होल का भी क्या होता है, पॉजिटिव में, तो प्रोटॉन का भी तो पॉजिटिव होता है। तो क्या ये होल कोई प्रोटॉन है, तो बिल्कुल नहीं है भाई, होल प्रोटॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि मैं मास की बात करूं इलेक्ट्रॉन के तो ये होगा 9.1 × 10⁻⁻³ kg, और मैं होल के मास की बात करूंगा तो ये भी कितना होगा, 9.1 × 10⁻⁻31 kg ही होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है कौन, होल का मास। लेकिन हम बात करें कि प्रोटॉन, यदि इस होल को मान ले तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो तो चलो सेम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। इस कारण से ये प्रोटॉन, ये होल प्रोटॉन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन के जैसा का जैसा ही है, कोई फिजिकल एंटिटी भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस के कारण ये वैकेंसी बनी है जिसको हमने होल कहा। तो ये होल जनरेट होने से क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो फ्लो होने लग जाए। ये होल जनरेट होने से ये जो सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस का जो आपके सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में मूव करेगा, इसमें, तो यहाँ पर एक खाली जगह उत्पन्न हो जाएगी। यानी ये इसमें आ गया तो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल। फिर इसमें ये दूसरा वाला इसमें आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ खाली जगह, फिर ये इसमें आएगा, ये खाली जगह। इस तरीके से आपके इसमें पूरे जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉनों और होल्स का फ्लो होने लग जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो होगा तो देखो फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है या होल का हो रहा है। देखो यहाँ से होल गया, देखो यहाँ से इधर, फिर यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ से गया। अपन देखने को तो लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में फ्लो कौन कर रहा है, होल कर रहा है। तो होल के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट यहाँ उत्पन्न होगी। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप, आगे बढ़ेंगे हम। पी टाइप क्यों कहा, क्योंकि होल्स आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और पी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी होल्स के कारण जो करंट फ्लो हो रही है, इससे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, पी टाइप। ऐसे कैसे यदि मैं यहाँ पे बोरोन की इंप्योरिटी नहीं मिला था, मैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी नहीं मिला था, मैं पेंटावेलेंट ले लेता। पेंटावेलेंट ऐसे इम्प्योर एटम जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। 5 जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है। 14 सिलिकॉन था, 15 ये है, तो इसमें 4 बचे, तो इसमें कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। जब फॉस्फोरस को 10⁻6 प्योर सिलिकॉन के साथ में जोड़ेंगे तो 4 + 5 9 बचेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, भाई संख्या किसकी ज्यादा हो जाएगी, मैंने बात की थी ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बराबर तो किसमें थी, प्योर में। लेकिन इम्प्योर में क्या हुआ, एक में तो होल की संख्या ज्यादा होगी, किससे,
नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो अभी मैंने पेंटावेलेंट मिला है उसमें ज़्यादा कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर में ये डेंसिटी बदल जाने के कारण जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक के लिए आज तो मैंने जस्ट आपको बेसिकली यूँ समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सिस्टमेटिकली टेबल समेत बनाएंगे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, उनको एक बढ़िया तरीके से डायग्राम में टेबल बना के कंप्लीट करेंगे, और फिर पी टाइप और जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स के बाद हम पीएन जंक्शन डायोड पे जाएंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।